हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 12 जो कि एसएमई फाइनेंस के बारे में है उसका पार्ट 1 करेंगे। स्मॉल है ना एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। एमएसएमई की डेफिनेशन देखने वाले हैं और अगर कोई लोन प्रपोजल आता है तो उसका अप्रेजल कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली मतलब 1 जून 2020 को नोटिफाई किया है कि एमएसएमई की नई डेफिनेशन हम सामने लेकर आ रहे हैं जो कि 1 जुलाई 2020 से इफेक्टिव है। नई डेफिनेशन के हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब होता है ऐसी एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में या इक्विपमेंट में 1 करोड़ से अधिक ना हो और उसका टर्नओवर पूरे साल का 5 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइज में वो आते हैं जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ से अधिक का ना हो और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से मीडियम एंटरप्राइज उन्हें कहते हैं जहां प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 50 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को यहाँ टेबल फॉर्म में दिया गया है। सेम वही चीज़, 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मीडियम के लिए 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर इसी का 5 गुना अगर आप 5 टाइम्स कर देते हैं तो टर्नओवर यानी कि टर्नओवर माइक्रो के लिए 1, 10 और 50 अगर आप याद रखें तो इसका 5 गुना करेंगे तो 5, इसका 5 गुना करेंगे तो 50, इसका 5 गुना 250 करोड़। ठीक है, तो 5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये माइक्रो की है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम में ये टेबल वाला फॉर्म नहीं पूछते, यही वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। ये माइक्रो एंटरप्राइज इज जो ये लैंग्वेज लिखी हुई यही लिखते हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से अधिक ना हो और ये 5 करोड़, यही फिगर बदल देते हैं। 1 करोड़ यहाँ 2 करोड़ कर देंगे, यहाँ 10 करोड़, यहाँ 8 करोड़, ऐसे करके चेंजेस करते हैं। लैंग्वेज वाला ज़्यादा पूछते हैं। मतलब इनके फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इस बार ये है कि दिसंबर 2023 के एग्जाम में नहीं पूछा है, अदरवाइज ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विलेज इंडस्ट्रीज़ किसे कहते हैं? तो खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से जो विलेज इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन आई है उसके हिसाब से एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरिया व्हिच प्रोड्यूसेस एनी गुड्स आर रेंडर एनी सर्विसेज विथ आर विदाउट यूज ऑफ पावर एंड इन व्हिच फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ आर्टिसन आर वर्कर डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ विलेज इंडस्ट्री लोकेटेड अगर विलेज इंडस्ट्री जो है लोकेटेड इन हिल एरिया है तो पर आर्टिसन इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो पहली बात, विलेज इंडस्ट्री उसे कहेंगे जो रूरल एरिया में लोकेटेड हो, ये गुड्स प्रोड्यूस करती है या कोई सर्विस प्रदान करती है, उसमें बिजली की खपत होती है या नहीं खपत होती है, दोनों पर डिपेंड करेगा। और हर आर्टिसन जितने भी वर्कर हैं उन पर वर्कर के हिसाब से, पर हेड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो तुम्हारा बिजनेस उसमें 10 वर्कर हैं तो कुल मिलाकर के 10 × 1 यानी कि 10 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो उसे हम विलेज इंडस्ट्री कह सकते हैं। अगर यही हिली एरिया में इंडस्ट्री लोकेटेड है तो वहाँ पर हेड 1.5 लाख की लिमिट लगाई गई है। तो अगर मान लो 10 वर्कर हैं तो 15 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो उसे हम विलेज इंडस्ट्री मान लेंगे। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स विलेज इंडस्ट्री के बारे में। फिर आगे बात करते हैं अरेंजमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट टू द एमएसएमई। एमएसएमई को लोन के लिए व्यवस्था की गई है। कैसे की जाती है? फंडिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज जो मेजर फंक्शन ऑफ जनरल फाइनेंस मार्केट, जो फाइनेंस मार्केट है, बैंक है, उनके लिए स्मॉल और मीडियम साइज की जो इंटरप्राइज हैं उनको लोन देना उनका मेजर टास्क है। वेंचर कैपिटल कंपनीज भी जो होती हैं आर आल्सो इंगेज इन फंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, जो वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं वो भी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को लोन प्रोवाइड करती हैं। कब? शुरुआत के दौर में, जब एमएसएमई बनती ही है शुरुआत में, तब लोन प्रोवाइड करती हैं। डेवलपमेंट बैंक्स, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी या नाबार्ड हो गए, आल्सो रीफाइनेंस टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन ऑगमेंटिंग द क्रेडिट फ्लो टू द सेक्टर बिसाइड्स इंगेजिंग देमसेल्फ इन वेरियस प्रमोशनल रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर। देखिए, जो डेवलपमेंट बैंक हो गए आपके या स्पेशलाइज्ड बैंक जैसे सिडबी या नाबार्ड हो गए, ये क्या करते हैं? रीफाइनेंस करते हैं। रीफाइनेंस का मतलब जो बैंक लोन देता है उनको लोन देते हैं। ओके, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें क्रेडिट का फ्लो बना रहे। इसके अलावा नाबार्ड और सिडबी जो है इन एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट प्रमोशनल रोल भी चलाते रहते हैं। गिवन हिज फाइनेंशियल सेटअप
Central and state government have been making all the efforts for meeting the financial requirement of the entrepreneurs by implementing various schemes to give a boost to the sector. इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है इनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स लेकर के आते ही रहते हैं. While RBI has been providing a number of policy direction to the bank to augment the credit flow to MSME sector, government has गिवन ए नंबर ऑफ इनिशिएटिव है ना, टेक ए नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू प्रमोट द सेक्टर. तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों को एमएसएमई को लोन मिलता रहे उसके लिए डिफरेंट पॉलिसी डायरेक्शंस लाती रहती है समय समय पर, और उसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो है इस सेक्टर के प्रमोशन के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव लेते रहते हैं. ओके, अब बात कर लेते हैं अप्रेजल फॉर एमएसएमई लोन प्रपोजल. जो एमएसएमई के लोन प्रपोजल आते हैं उनके जो है अप्रेजल की हम बात करने जा रहे हैं. क्या टेक्निक यूज की जाती है, क्या रिक्वायरमेंट का असेसमेंट किया जाता है टर्म लोन के लिए. ठीक है, तो क्रेडिट डिपार्टमेंट हो गया या क्रेडिट ऑफिसर नीड टू एग्जामिन द प्रोफाइल ऑफ यूनिट इंडस्ट्रीज टू बी फाइनेंस. जिस भी इंडस्ट्री को आप फाइनेंस देने जा रहे हैं उसकी प्रोफाइल को अच्छे से आपको एग्जामिन करने की जरूरत होती है. द क्रेडेंशियल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स यूनिट टू बी फाइनेंस्ड. जिस व्यक्ति जिसको आप लोन देने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर को, उसके क्रेडेंशियल विश्वसनीय है नहीं है. देयर फाइनेंशियल इफिशिएंसी है ना, फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उनकी इफिशिएंसी कैसी है, फाइनेंशियली पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ताकि हम अपना जो लोन का पोर्टफोलियो है उसको क्वालिटी मेंटेन कर सकें, अच्छे लोगों को लोन दे, अच्छी इंडस्ट्री को लोन दे. कुल कहने का मतलब ये है. लेंडर्स नीड टू एग्जामिन द फॉलोइंग जर्नल एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइजेज इन फाइनेंस टेकिंग क्रेडिट डिसीजन. तो अब जब भी आप क्रेडिट यानी लोन देना है नहीं देना है उसके डिसीजन लेते समय कुछ एस्पेक्ट हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए. उसमें से पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बैंक शुड नो द टाइप ऑफ इंडस्ट्री एक्टिविटी व्हिच द एंटरप्राइज इज परस्यूइंग इंटेंडिंग टू परस्यू. सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री के लिए हम लोन देने जा रहे हैं वो किस काम में इंगेज्ड है. ओके, किस तरीके की एक्टिविटी में वो इंडस्ट्री या वो एक्टिविटी करने जा रहे हैं. वेदर द इंडस्ट्री एक्टिविटीज परस्यूड इंटेंडेड टू बी परस्यूड बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्री एक्टिविटी एज पर द प्रिवेलिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ये देखिए कि जो जिस इंडस्ट्री को आप लोन देने जा रहे हो क्या वो ग्रो करने वाली इंडस्ट्री एक्टिविटी में से आता है या नहीं आता है. ओके, क्योंकि गवर्नमेंट समय समय पर पॉलिसीज लेकर आती है किसी न किसी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए. सब्सिडीज़ वगैरह आती रहती हैं. जैसे अभी मौके पर अगर देखा जाए तो जो आपका इलेक्ट्रिक कार हैं, इलेक्ट्रिक बाइक हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं, इन सब में सरकार सब्सिडी दे रही है, चाहे वो मेकर हो, बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो कस्टमर हो. ओके, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में अगर इंडस्ट्री इन्वॉल्व है तो ये हम कह सकते हैं कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मौके पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल इसमें है. ओके, इंडस्ट्रीज इन द सनराइज सेक्टर. सनराइज मतलब जिसका उगता हुआ सूरज हो, ऐसी इंडस्ट्री अगर हैं तो उनके ज़्यादा चांसेज होते हैं कि भविष्य में वो अपना पैसा वापस कर पाएंगे. आर लाइकली टू होल्ड देम इन गुड स्टेट इन फ्यूचर. मतलब वो भविष्य में अच्छा काम करेंगी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेस ग्रोथ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां भी देंगी और बिजनेस का ग्रोथ भी करेंगी. इसलिए हम उन्हें प्रेफरेंस देंगे लोन देने में, रेदर दैन दोज हैव डिन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट, या फिर जिनकी बत्ती डिम है ना, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें स्कोप कम है उनको लोन देने की बजाय हम जिनका सूरज उगता हुआ है उनको लोन हम देते हैं. ये दुनिया का भी नियम है फ्रेंड्स. ओके, उगते सूरज को ही सभी सलाम करते हैं, सीधी सी बात है, कोई नई बात नहीं. ओके, स्ट्रेटजीज इंटेंडेड टू बी फॉलोड बाय द एंटरप्राइज फॉर मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड टू बी अंडरस्टूड. कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू जो अपना जिस इंटरप्राइज को आप लोन दे रहे हैं, इंडस्ट्री को लोन दे रहे हैं, वो मार्केट में कैसे पेनिट्रेट करेगी. पहले से ही प्लेयर मौजूद हैं, कैसे आप मार्केट में एंट्री करोगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, मार्केट में एक्सपेंशन कैसे करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती. सोचिए, मतलब मोटा मोटा यूँ समझ लीजिए, जिस इंडस्ट्री को आप लोन दे रहे हैं ना, जितना उस बिजनेसमैन ने समझा हुआ है उतना ही लेवल का आपको भी समझना पड़ जाता है कहीं ना कहीं. ओके, द बैंक शुड एग्जामिन द विंटेज प्रूफ और कंटिन्यूएशन प्रूफ. आपको ये देखना होता है कि हाँ जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए किस साल ये इस्टेब्लिश हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, लाइसेंस है, सेल टैक्स सर्टिफिकेट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें आप उसकी चेक कर सकते हैं. दिस विल हेल्प द बैंक टू अंडरस्टैंड द स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी की क्या स्थिति है उसके बारे में आपको समझने में मदद देता है. बैंक शुड ऑल्सो वेरीफाई द आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ ऑफ द फाउंडर, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोप्राइटर, पार्टनर ऑफ द एंटरप्राइज. जो भी बिजनेस इंडस्ट्री लगाने जा रहा है व्यक्ति, वो चाहे फाउंडर हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनर्स हो, उन सबके पहचान और उनका एड्रेस प्रूफ जो है आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए. इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी ले लीजिए पिछले 6 महीने का, ताकि उनकी जो है मतलब विश्वसनीयता को हम इस्टेब्लिश कर सकें. द क्लास ऑफ एंटरप्राइज टू हिज एंटरप्राइज बिलोंग नीड टू बी एग्जामिन. किस क्लास ऑफ एंटरप्राइज में ये बिलोंगिंग करता है उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत होती है. ओके, बैंकर्स नीड टू असर्टेन एज टू वेदर यूनिट एंटरप्राइज हैव डेजिग्नेटेड डेफिनेट प्लान टू इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर टू इट बाय एग्जामिनिंग द फॉलोइंग स्पेसिफिक इशू. अब
जो भी आप इंडस्ट्री ला रहे हैं उस इंडस्ट्री के पास में एक सेट प्लान है ना, पहले से डेफिनेट प्लान है कि कैसे कैसे वो ग्रो करेगी। इस चीज़ को चेक करने के लिए कुछ सर्टेन एस्पेक्ट हमें देखने होते हैं, जैसे प्रोडक्ट आर सर्विसेज दैट इंटरप्राइज इज ऑफरिंग आर प्लानिंग टू ऑफर वेदर दे आर मैचिंग विद द मार्केट रिक्वायरमेंट। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप देने जा रहे हो क्या वो मार्केट में उसकी नीड है या नहीं है। कंपेरिजन ऑफ प्रोडक्ट आर सर्विसेज ऑफर्ड बाई इंटरप्राइज विज दोज ऑफर्ड बाई कंपटीटर। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप ऑफर करने जा रहे हो उसका उसके कंपटीटर के साथ में क्या स्थिति है, एक कंपेयर करना जरूरी होता है। सेल्स प्लान या फोरकास्ट प्रिपेयर्ड बाई द इंटरप्राइज एंड वेदर दे आर अचीवेबल गिवन द कैपेसिटी ऑफ इंटरप्राइज। सेल्स प्लान या फोरकास्ट जो की है कि हम साल भर में 1 करोड़ कस्टमर को अचीव कर लेंगे, तो भाई 1 करोड़ कस्टमर को अचीव तो कर लोगे, तो वो चीज़ हमें इंश्योर करनी होगी कि इंटरप्राइज की जो कैपेसिटी उसके हिसाब से वो वाकई अचीव कर सकेगा इस टारगेट को या नहीं कर सकेगा। वेदर द इंटरप्राइज नीड टू एड्रेस एनी इशू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज ट्रेडमार्क लीगल इशू। ये भी देख लीजिए कि मतलब जो कंपनी लगाने जा रहे हो उसके ट्रेडमार्क या लीगल कोई इशूज़ तो नहीं पर्टेन करते हैं, नहीं तो पता चले कि कंपनी लगाने जा रहे हो और वहाँ पर कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेदर द इंटरप्राइज विल बी गोइंग फॉर एनी इनोवेटिव ऑफरिंग, मतलब क्या जो इंटरप्राइज है वो कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ रही है। दूसरे शब्दों में, इज देयर एनी प्लान टू लॉन्च एनी न्यू आर इम्प्रूव प्रोडक्ट आर सर्विसेज बाय द इंटरप्राइज। क्या इंटरप्राइज के द्वारा कई नई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने की इच्छा है, मनसा है उसकी, ठीक है। जैसे अभी CIB विथ अशोक में आज ही हमने जो है रिसेंटली हमने IIBF की जो फ्रेंड्स आपकी वो डिजिटल बैंकिंग का सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है उसके लिए एक बुक लॉन्च की है। तो बहुत ही खास समय है हमारे लिए कि अभी आपको वीडियो क्लासेस के अलावा बुक भी हमने मार्केट में लॉन्च कर दी है। तो अगर आप जो है MCQ की बुक है, लगभग 1500 प्लस MCQs हैं, हाई स्टैंडर्ड के 1500 प्लस MCQs हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को हमारे वही ऐप से ही CIB विथ अशोक ऐप से परचेज कर सकते हैं। आपको अपना एड्रेस वगैरह देना होगा, हफ्ते भर में बुक आपके पास पहुंच जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो अगर आप चाहें तो ये बुक परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम एक नए युग में भी प्रवेश कर जा रहे हैं जहां पर हम आपके लिए वीडियो कोर्सेज के अलावा बुक भी लेकर के आए हैं, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है। भाई मेरे जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर के लिए बड़ी बात है, एक छोटे से गुरु जी के लिए आप लोगों का इतना प्यार और सहयोग रहा है कि आज मैं इस लायक हो पाया हूँ कि मैं बुक लेकर आया हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों को सभी को दिल से थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन, है ना, ठीक है। तो हमें यहाँ ज़रूरत क्या होगी कि जो भी एंटरप्राइज के द्वारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इनोवेटिव है या नहीं। अब इनोवेटिव का यही मतलब हो गया कि मैं वीडियो कोर्सेस आपको CIB तो बेच ही रहा था, अब मैं आपके लिए बुक्स भी लेकर आया, तो इनोवेटिव चीज़ें लेकर के आया हूँ। ओके, व्हिच कैन लीड टू हायर रेवेन्यू एंड मेकिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस मोर इफिशिएंट। जिससे कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को भी थोड़ा इफिशियंसी मिलेगी, या फिर करंट बिजनेस प्रॉब्लम जो है उसके सोल्यूशन में मदद मिलेगी। ओके, एज द की एलिमेंट ऑफ इनोवेशन वुड ड्राइव द रेवेन्यू ऑफ कंपनी। अगर आप इनोवेशन करेंगे तो ही आपकी कंपनी में जो है रेवेन्यू आएगा। ओके, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ इनोवेशन का क्या फ़ायदा होता है। जैसे एक वो पिज़्ज़ा कंपनियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन हम डोमिनोज़ को प्रेफर करते हैं। मेरे ख्याल से डोमिनोज़ ही थी जिन्होंने कहा था कि 30 मिनट में या तो आपको हम पिज़्ज़ा देंगे या फिर आप फ्री में रख लीजिए, ठीक है। देखिए अब हुआ क्या, कोई नई चीज़ इन्होंने नहीं भेजी। पिज़्ज़ा वो पहले भी बेचते थे, पिज़्ज़ा ही वो आज भी बेचते हैं, लेकिन इनोवेटिव आइडिया आप देखिए कि 30 मिनट या नथिंग। जब ये बात आई सामने तो आपको तो पता ही है, मतलब चिंदी चोरों की कमी नहीं है जिन्होंने मतलब इस टैक्टिक को यूज किया और 30 मिनट तक वो मिले ही नहीं अपने घरों पर। कोई बात नहीं है भाई, ऐसे 2% कस्टमर भी मिलेंगे, बट स्टिल 98% अपनी जो है डिग्निटी को मेंटेन करते हैं। अब असर ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये गॉसिप जो है मार्केट में फैल गई कि 30 मिनट में पिज़्ज़ा आपको मिलेगा। इवन मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा इसको यूज कर लिया गया। ओके, तो दैट्स द इनोवेशन। इस इनोवेशन का असर ये हुआ कि डोमिनोज कहीं ना कहीं सबकी जो है जबान पर चढ़ गया। ओके, तो ये होता है फ्रेंड्स, इनोवेशन जरूरी होता है, इनोवेशन से रेवेन्यूज आते हैं। ओके, दिस एस्पेक्ट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद द रेफरेंस टू प्लान एंड कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर पार्टनर इन द बिजनेस परसुइंग देयर इनोवेटिव ऑफरिंग। तो हमें ये देखना होगा कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी कैपेबिलिटीज और प्लान जो है सही है ना, ये चीज़ें अचीव कर पाएगा वो या नहीं कर पाएगा। फिर हम बात करेंगे एस्पेक्ट टू बी सीन एंड द इम्प्लीकेशन देयर ऑफ प्रेजेंटेड बिलो। जो एस्पेक्ट हमें देखने हैं और उनके इम्प्लीकेशन क्या होंगे उसकी बात हम करेंगे। पहला, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। सोचिए आप जो है लोन देने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फैक्ट्री ये बंदा लगाने जा रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ से लाएगा, विदेश से लाएगा, झारखंड जाएगा, कहाँ से लाएगा, किस मतलब जैसे सोचो यूपी में फैक्ट्री लगाई है और कोयला चाहिए तो कहाँ से आएगा, किसी दूसरे राज्य से आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कंसिडर करके चलना होता है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द एंटरप्राइज, its free availability, whether it is locally produced, procured from the up country location, suppliers, alternative supplier for raw material। हमें ये सब देखना होगा कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है,
लोकली अवेलेबल हो जाएगा या कहीं दूसरी जगह से लाना पड़ेगा, विदेश से ला रहा है, सप्लायर अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, अल्टरनेट अगर मान लो ये सप्लायर मना करते तो क्या दूसरा विकल्प है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। व्हाट इज़ द प्रोक्योरमेंट प्लानिंग फॉर द एंटरप्राइज लाइक टू हैव इफिशिएंट मैनेजमेंट इस प्रोडक्शन विदाउट इंटरप्शन नीड टू बी एग्जामिन। मतलब मान लो अगर जो है प्रोडक्शन शुरू किया और जो है रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल हो पाता है तो बिना इंटरप्शन के कैसे आगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है एंटरप्राइज ने, ये भी हमें देखनी होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी इंक्वायर करना पड़ता है। व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किन किन प्रक्रिया से गुजर करके प्रोडक्ट बन रहा है। मशीनरीज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वेदर द एंटरप्राइज इंटेंडिंग टू इम्पोर्ट एनी स्पेशल मशीनरी आर इक्विपमेंट, इफ सो, है ना, वेदर दे आर हैव बीन इंस्टॉल्ड और अरेंजमेंट हैज बीन मेड इन द रिगार्ड टू बी असर्टन। ठीक है, तो देखिए मतलब कहने का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेज हैं, मशीनरी जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगी वो इंपोर्ट की जाएगी या फिर कोई स्पेशल मशीनरी है, इक्विपमेंट है, अगर स्पेशल है तो क्या वो इंस्टॉल्ड है, नहीं इंस्टॉल्ड है, या इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, ये सर्टन करना होता है। वर्क सेट मतलब जो है काम करने के लिए जो फैक्ट्री है उसमें वर्क सेट लगा हुआ है, पावर की व्यवस्था है नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आपको एग्जामिन करनी होती है। एग्जामिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी रेशियोज, काफ़ी सारे रेशियोज की अब हम आगे बात करेंगे, बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। अ रिव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो या एंड यूटिलाइजेशन रेशियो वुड बी यूजफुल टू जज द टेक्निकल इफिशियंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो हमें परफॉर्मेंस रेशियो, यूटिलाइजेशन रेशियो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स की। मार्केटिंग एंड सेल्स फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज एंड देयर इफिशियंसी नीड टू बी अंडरस्टूड। मार्केटिंग और सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एंटरप्राइज के लिए। अगर मार्केटिंग सही से ना हो पाए और बिक्री ना हो तो प्रोडक्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आईफोन का आप देखते ही होंगे, इतना हाइप बन जाता है कि लोग जो है किडनी बेच देते हैं, इतना हाइप है, किडनी बेच के जो है 1.5 लाख का आईफोन खरीद लेते हैं। सोचिए आप, दीवानगी का आलम ये है। उसके बाद में 12-12 घंटे से जो है दुकान के बाहर लगे हुए कि एप्पल स्टोर खुलेगा और हमको आईफोन 15 लेना है। आईफोन 15 लिया, उसके बाद पता चला वो गर्म हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है, आईफोन है। ये होता है कायदे की मार्केटिंग। अभी आईफोन 15 निपटा भी नहीं है, आईफोन 60 के लिए लीक्स आने शुरू हो गए कि भैया इस बार तो एकदम तहलका ही होगा। विश्वास मानो, आईफोन 15, 14, 16, 18 नथिंग चेंजेज एक्सेप्ट द ईयर। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स करते हैं, मेजर कोई चेंज अब आ नहीं सकता है। आपने भी देखा ही होगा कि अगर साइंस के सेक्टर में भी बात करें तो कोई मेजर चेंजेस बहुत पहले हो रहा होगा। इस बीच जो है जब से हम जैसे ईमानदार मतलब जो है टैलेंटेड लोग पैदा होने शुरू हो गए हैं, हमने कमाने पे इतना फोकस कर दिया है कि शायद इनोवेशन बंद हो गई है। चलिए खैर, कहने की बात अलग है, लेकिन दुनिया में सब कुछ चल रहा है। ब्लैक होल और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, हिग्स बोसान के ऊपर थ्योरी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें मतलब मौके पर चल रही हैं और नोबल इसीलिए दिए ही जाते हैं, अदरवाइज नोबल प्राइज़ ही ना दिए जाते अगर कोई इनोवेशन ना होता। कोविड आई, आप देखिए कोविड से कितनी जल्दी जो है मतलब आप सोचिए कि शायद मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार करके और इतने बड़े स्तर पर प्रोड्यूस करके सबको लगा दी गई है। बिग अचीवमेंट, बिलीव मी, है ना। हंसी मजाक की बात अलग होती है। देर इज़ अ नीड टू ब्रिंग द मार्केटिंग एंड सेल्स फंक्शन एट पार विद द मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। ठीक है, मार्केटिंग और सेल फंक्शन को हमें मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन के बराबर पर हिलाना, यानी जितने प्रोडक्ट हम बनाएं कोशिश करनी है कि उतने सारे के सारे बिक जाएं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेशियो में हम रिव्यू अगर करें, सेल्स एसेट टर्नओवर रेशियो। सेल्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, व्हिच मेजर द इफिशियंसी ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेल्स एसेट। हायर द रेशियो बेटर इट इज़। जितना ज़्यादा बढ़िया सेल्स एसेट रेशियो हो, टर्नओवर रेशियो होगा, उतना ही अच्छा रहता है। मतलब कहने का जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच दे रहे हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस, द रेशियो शुड जनरली बी स्टेबल आर फॉलिंग स्लोली विथ राइज इन द सेल। मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग में जो हम खर्चा कर रहे हैं ये रेशियो हमारा जो है या तो स्टेबल रहना चाहिए या फिर जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ती जाए वैसे वैसे ही हमारा मार्केटिंग एक्सपेंसेस घटते रहना चाहिए अगर हम सही से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रेशियो शुड बी रिकॉर्डेड इन अप्रेजल नोट। अप्रेजल नोट में कुछ रेशियोज हैं जिनकी स्थिति को हमें इम्प्लीकेशन को नोट करके चलना होगा। पहला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए कितने का आपने सामान बेचा डिवाइडेड बाई कितनी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो सामान आपके पास में गोदाम में पड़ा हुआ है। एज द नेम इम्प्लाइज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूजफुल फॉर बिजनेस दैट कैरी इन्वेंट्री। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जहाँ पर इन्वेंट्री होती है। अगर आप सब्जी वगैरह बेच रहे हैं तो वहाँ इन्वेंट्री का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप फ्रिज बनाते हैं, सोचिए
LG है, फ्रिज बनाती है, अब पता चला कि 1 लाख जो है यूनिट उसकी जो है अभी गोदाम में रखी हुई है, तो उनके लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ़ायदे का सौदा होता है। इट टेल्स यू हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री वाज कन्वर्टेड इनटू सेल्स ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, कितनी बार जो है जो आपका इन्वेंट्री थी उसको आपने सेल्स में कन्वर्ट किया है एक टाइम पीरियड के दौरान। बिफोर लेंडिंग मनी बैंक वांट टू नो दैट योर इन्वेंट्री विल बी ईजी टू सेल, बैंक यहाँ जानना चाहता है कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो आसानी से बिक जाएगी, ऐसा नहीं कि ले करके आए और रखे हुए हैं धूल खा रही, वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर को भी हम यहाँ रेशियो में देखते हैं। टोटल अकाउंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, उसमें टोटल सेल्स को जोड़िए और मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ डेज से। आल्सो नोन एज डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, DSO, इसे डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग कहते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर मेजर्स हाउ गुड योर कंपनी इज बीइंग पेड, मतलब किसी को अगर आप उधारी पर देते हैं तो जो पैसा मिलता है उसे अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। ओके, यानी हमने उधार पर दे दिया 6,000 रुपये, किसी को उधार पर सामान दे दिया, कितनी जल्दी वो 6,000 मेरे लौटाता है उसी को अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, और यही रेशियो हो गया। हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर ए कंपनी टू पेड वंस अ सेल हैज़ बीन मेड, एक बार आपने चीज़ों को बेच दिया तो कितना समय लगता है आपको पेमेंट मिलने में, वही होता है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो देख लीजिए क्या होता है। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो इज आल्सो कॉल्ड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, सोज हाउ क्विकली द क्रेडिट सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। मेरे ख्याल से दोनों एक ही कहानी है, अकाउंट रिसीवेबल्स कहिए चाहे डेटर टर्नओवर कहिए, जो भी आपने क्रेडिट पर सेल करी हुई है वो कितनी जल्दी से आपके कैश में कन्वर्ट हो जाती है, कितनी जल्दी आपको पैसा मिल जाता है, वही डेटर टर्नओवर रेशियो होता है। दिस रेशियो मेजर द इफिशियंसी ऑफ ए फर्म इन मैनेजिंग एंड कलेक्टिंग द क्रेडिट इशू टू द कस्टमर, जो भी कस्टमर को हमने क्रेडिट इशू किया है, उधारी पर सामान दिया हुआ है, उसको हम कितनी जल्दी मैनेज और कलेक्ट कर पा रहे हैं, उसी की वही ये रेशियो एग्जामिन करता है। एग्जामिनेशन ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, अब ये अगला टॉपिक है अपने आप में। तो कुछ लिक्विडिटी रेशियोज भी हैं जिनको हमें देखना होता है। लिक्विडिटी रेशियो हेल्प टू एसेस द बारोअर्स स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू मीट द करंट कमिटमेंट। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या मदद करते हैं कि बारोअर मजबूत है या नहीं मजबूत है, जो उसने करंट कमिटमेंट की है कि हाँ हम पैसा आपका लौटा देंगे, उसको चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। दो मेन लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और क्विक रेशियो आता है। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है। कंपेयर्स ऑल ऑफ द कंपनीज करंट एसेट टू इट्स करंट लाइबिलिटी, जितने भी करंट एसेट हैं उनकी करंट लाइबिलिटी से कंपेयर करता है। दीज आर यूजुअली डिफाइंड एज एसेट दैट आर कैश आर विल बी टर्न इनटू अ कैश इन अ ईयर आर लेस, लाइबिलिटी दैट विल बी पेड इन अ ईयर आर लेस। तो करंट एसेट किसे कहते हैं, करंट लाइबिलिटी कहते हैं किसे हैं, उसकी डेफिनेशन दी गई है। करंट एसेट उसे कहते हैं जो या तो कैश हैं या 1 साल के अंदर या उससे कम में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें करंट एसेट कहा जाता है। करंट लाइबिलिटी उन्हें कहते हैं जो 1 साल या उससे कम में ही पे हो जाती हैं, लाइबिलिटी बचती नहीं, उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। ओके, करंट रेशियो हेल्प्स इन्वेस्टर अंडरस्टैंड मोर अबाउट अ कंपनी एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स शॉर्ट टर्म डेट एंड विथ इट्स करंट एसेट एंड मेक एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन विथ इट्स कंपटीटर एंड पीयर। देखो क्या होता है, करंट रेशियो हेल्प करता है किस बारे में, जो भी बैंक है इन्वेस्टर है उसको ये समझने में कि कंपनी के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी जो शॉर्ट टर्म कर्जा है उसको जो है अपने करंट एसेट से चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, इसके बारे में। और साथ ही साथ में आप उसके कंपटीटर से भी उसका एप्पल से एप्पल कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं अगर दोनों के करंट रेशियो आपको पता चल जाएँ। ओके, क्विक रेशियो क्या होता है, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस नेट अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़ को क्विक रेशियो कहते हैं। क्विक रेशियो जिसे एसिड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इज यूजफुल फॉर एनी बिजनेस विथ करंट लाइबिलिटीज सच एज अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल, एनी अदर एक्रूड एक्सपेंसेस। तो क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो जिसे एसिड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यूजफुल उन बिजनेसेस के लिए होता है जिनके पास करंट लाइबिलिटीज होती हैं। जैसे करंट लाइबिलिटी में क्या, अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म के लोन, टैक्स या इनकम टैक्स पेबल और कोई एक्सपेंसेस, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, करंट लाइबिलिटी कहलाते हैं। हायर द क्विक रेशियो बेटर इज द पोजीशन, जितना बढ़िया क्विक रेशियो की वैल्यू होगी उतनी ही अच्छी कंपनी की स्थिति होगी। फिर आती है बात एग्जामिनेशन ऑफ रेशियो रिलेवेंट टू डेट सर्विस मैनेजमेंट। डेट सर्विस मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ रेशियो होते हैं, उनको भी एग्जामिन किया जाता है। लेंडर्स फील लेस कॉन्फिडेंस इफ डेट सर्विस मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज इज पुअर एंड दिस मे हैव अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट ऑन द फर्म। देखिए, अगर कोई उधार देने वाला है और उसको ये पता चले कि आपकी डेट सर्विस मैनेजमेंट जो है कमज़ोर है, तो वो आपको लोन देना पसंद नहीं करता है, हो सकता है वो बैकआउट कर जाए। एज ए रिजल्ट फंड सोर्स में ड्राई अप एंड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म विल राइज। इसका असर ये होगा कि हो सकता है कि आपके पास में फंड ही ना आए,
सोर्स ऑफ फंड आपको मिले ही ना, कहीं से भी आप पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे, और साथ ही साथ में जहाँ से भी फर्म को पैसा मिल भी रहा है तो वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ा, तो एवरेज कास्ट भी बढ़ जाती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रेशियो ऑफ एन ऑनगोइंग एंटरप्राइजेज आर स्टडीड बाय क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो ऐसे में ये जरूरी क्रेडिट डिपार्टमेंट द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो जिनको अध्ययन किया जाना चाहिए कंपनी के। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को आप देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी कैन कवर इट्स करंट इंटरेस्ट पेमेंट विथ इट्स अवेलेबल अर्निंग। जो भी अवेलेबल अर्निंग है उस अर्निंग से वो कितनी बार जो है इंटरेस्ट को पे कर सकती है, करंट इंटरेस्ट को। सोचिए कि मतलब हमारी अर्निंग 100 रुपये की है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो मान लीजिए 5 रुपये का है, तो इसका मतलब हम 20 टाइम्स जो है अपने अर्निंग से इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। कैश फ्लो टू डेट रेशियो, कैश फ्लो टू डेट रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल डेट। देखिए चूँकि हम रूरल पढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल बेस होती जा रही हैं, जनरली पूछा नहीं जाता है। एक आधी बार जो है इसमें केस स्टडी बनी हुई है, ऐसा नहीं है, केस स्टडी जो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो वगैरह पर केस स्टडी आई हुई हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन एक आधी बार ही आई हुई है रूरल में, अदरवाइज जो है जनरली न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, थियरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। थियरी बेस्ड ज़्यादा क्या, हमेशा थियरी बेस्ड ही होते हैं। आप मान के चलिए कि 95 क्वेश्चन तो थियरी बेस्ड ही होते हैं। ओके, नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल डेट को हम कैश फ्लो टू डेट रेशियो कहते हैं। दिस रेशियो विल इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ द कैश फ्लो, कैश फ्लो की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है ये रेशियो। कैश फ्लो टू डेट रेशियो कैन बी यूजफुल रेड फ्लैग प्रेडिक्टर सिंस वीक कैश फ्लो इज अ मेन रीजन फॉर स्मॉल बिजनेस फेलियर। तो कैश फ्लो टू डेट रेशियो जो है एक रेड फ्लैग इंडिकेटर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर कैश फ्लो कम है तो स्मॉल बिजनेस के फेलियर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कैश फ्लो टू डेट रेशियो लेस देन 1 इज अ साइन दैट एंटरप्राइज कैन नॉट कवर द बिल्स विदाउट सिक्योरिंग एडिशनल फंड। अब देखिए, अगर जो है कैश फ्लो टू डेट रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से कम है, तो उसका असर ये होगा कि बिना एडिशनल लोन लिए हुए हमारा काम नहीं चलने वाला है, हम अपने बिल को पे नहीं कर सकते बिना लोन लिए हुए। डेट इक्विटी रेशियो की हम बात करते हैं। डीई रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो मेजर्स आर यूनिट्स डेट रिलेटिव टू वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। डेट इक्विटी रेशियो यानी कर्जा और इक्विटी कितना है उसका एक रेशियो आपको पता चलता है। हाई डेट इक्विटी रेशियो इज ऑफन एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क, मीनिंग दैट यूनिट हैज़ बीन एग्रेसिवली इन फाइनेंसिंग इट्स ग्रोथ विद द डेट। अगर डेट इक्विटी रेशियो का डीई रेशियो अगर आपका हाई है तो इसका मतलब कंपनी ने रिस्क लिया हुआ है और ये अपनी जो तरक्की है फाइनेंस का जरिया है, उन्होंने कर्जा ज़्यादा लिया हुआ है और अपने पास से पैसे कम अरेंज किए हुए हैं, तो ज़्यादा हाई जो है डेट इक्विटी रेशियो अच्छा नहीं होता है। DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो की बात कर लेते हैं। अगला जो लेक्चर हम लेकर आएंगे वहाँ पर हम इनके फार्मूले करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर सिर्फ हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करवा रहे हैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ही पूछ जाते हैं, जो यही पूछ लेता है कि डेट इक्विटी रेशियो ज़्यादा होना अच्छा है कि कम होना चाहिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं आजकल। ओके, डेट सर्विस कवरेज रेशियो अप्लाइज टू कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस। ओके, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो कॉर्पोरेट पर भी, गवर्नमेंट पर भी और पर्सनल फाइनेंस पर भी लागू होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर हम बात करें तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR इज अ मेजरमेंट ऑफ फर्म्स अवेलेबल कैश फ्लो टू पे करंट डेट ऑब्लिगेशन। फर्म के पास में कितना कैश अवेलेबल है जिससे वो अपनी करंट डेट को जो है चुका सकता है, वो होता है आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो। DSCR शोज इन्वेस्टर वेदर अ कंपनी हैज़ एनफ इनकम टू पे इट्स डेट, यानी डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपको बताता है कि क्या कंपनी के पास में पर्याप्त इनकम है कि अपने कर्जों को भर सके। ओके, मिनिमम डेट सर्विस कवरेज रेशियो और लेंडर डिमांड डिपेंड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि DSCR की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि कंट्री में इकोनॉमी की क्या स्थिति है। इफ़ इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, अगर हमारी इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ रही है तो हो सकता है कि जो है लोअर रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का लोअर रेशियो भी एक्सेप्टेबल हो जाए। ओके, लेकिन अगर जो है नहीं ग्रो कर रही है तो उस केस में डेट सर्विस कवरेज रेशियो को हाई रखा जाता है। इसके बाद आती है बात एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम देखें ग्रॉस मार्जिन रेशियो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स कर दीजिए, तो इसे कहते हैं ग्रॉस मार्जिन रेशियो। दिस रेशियो कैन बी मेजर्ड बाई प्रोडक्ट आर टोटल फॉर द बिजनेस। अब इस रेशियो को आप किसी प्रोडक्ट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं या पूरे के पूरे बिजनेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। हायर योर ग्रॉस मार्जिन मोर मनी द एंटरप्राइज हैज़ रिमेनिंग टू पे फॉर अदर नेसेसरी बिजनेस एक्सपेंसेस। जितना ज़्यादा आपका ग्रॉस मार्जिन होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास पैसा है आप अदर बिजनेस एक्सपेंसेस को खर्चा करने के लिए, यानी कि ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा है इसका मतलब हमारे पास पैसे हैं। लो ग्रॉस मार्जिन सिग्नल्स दैट एंटरप्राइज यूनिट में हैव ट्रबल पेइंग इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
अगर ग्रॉस मार्जिन लो है तो ये बताता है कि जो एंटरप्राइज है, यूनिट है, उसको ट्रबल है, परेशानी हो रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस घटा दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू कर दीजिए, तो उसे नेट प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या बताता है? कितना रेवेन्यू हमारे पास बचा हुआ है उसका परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर जितने भी खर्चे, इंटरेस्ट और टैक्स हैं उसको हमने पे कर दिए तब। मैनी इन्वेस्टर्स लुक एट नेट प्रॉफिट मार्जिन बिकॉज इट शोज हाउ सक्सेसफुल एन एंटरप्राइज इज एट मैनेजिंग कॉस्ट एंड कवरिंग रेवेन्यू इनटू प्रॉफिट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरफ देखते हैं क्योंकि ये दिखाता है कि कोई भी इंटरप्राइज कितनी सक्सेसफुल है एट मैनेजिंग कॉस्ट, कॉस्ट को मैनेज करने में और अपना रेवेन्यू प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में। हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट दैट इंटरप्राइज इज प्राइसिंग इट्स प्रोडक्ट करेक्टली एंड एक्सरसाइजिंग गुड कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल मेजर। अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो ये बताता है कि हम अपनी चीज़ों को प्राइसिंग सही कर रहे हैं, करेक्ट प्राइसिंग कर पा रहे हैं और हम जो भी गुड कंट्रोल अपने ऊपर रखे हुए हैं, मतलब जो है कास्ट कंट्रोल पर हमारा कंट्रोल अच्छा है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग हमने सही रखी हुई है, इसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल करके आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, इसको मैंने दोबारा नहीं करवाया, अगर आप दोबारा देखना चाहें, रिवाइज करना चाहें तो तुरंत ही वीडियो को रिवाइज मार दीजिए क्योंकि काम भर का मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।